संगम की रेती पर तंबुओं का एक अलग ही शहर आबाद हो चुका था। आदि और अभी दोनों भाई अगली सुबह उठकर फिर से घाट पर जाते हैं। आज घाट बहुत ही प्यारा लग रहा था क्योंकि आज कुंभ मेले का पहला दिन था और अगले कई दिनों तक यहाँ धूमधाम रहने वाली थी। चारों ओर शंखों की गूंज और साधु संतों की टोली ने माहौल को भक्ति में बना दिया था। दोनों भाई हर जगह घूमने में लगे हुए थे। तभी अभी की नजर एक बाबा जी पर गई जो पूरी तरह भस्मभूत हो ध्यान मग्न थे। राख से लिपटे उन योगी को देखकर अभी के बाल मन में एक अचरज भर गया। उसने हैरानी भरी नजरों से बाबा जी को निहारा और आदि से पूछा, भाई ये क्या कर रहे हैं और ऐसे क्यों बने हुए हैं? आदि ने बड़ी संजीदगी से उसे जानकारी देते हुए कहा, ये योगी बाबा है और इस वक्त ये ध्यान मग्न है। इन्होंने भस्मभूत लगा रखे हैं। कहते हैं पुराने समय में हमारे देश में ऐसे अनगिनत ऋषि मुनियों का बसेरा हुआ करता था, इसलिए हमारे देश को ज्ञानियों का देश कहा जाता है। और तुम्हें पता है अब से कई दिनों तक हमें यहाँ एक से बढ़कर एक ऋषि मुनि देखने मिलेंगे क्योंकि कुंभ मेला हमारे देश में बहुत ही पुराने समय से होता आ रहा है और इन ऋषि मुनियों की इसमें बहुत ही श्रद्धा है। अभी की आंखों में मेले को लेकर एक अलग ही चमक आ गई। वो उत्साह से भरकर बोला, ओ अच्छा भाई, मुझे पूरा मेला देखना है, हम भी आएंगे सबके साथ। आदि ने उसे टोकते हुए और घड़ी की ओर इशारा करते हुए कहा, हाँ आएंगे, पर अब चल देर हो जाएगी, स्कूल का समय हो रहा है। देखते देखते 2 दिन और बीत गए। घर में हर ओर बस मेले की ही बातें थी। आदि और अभी दोनों ही राधिका को कुंभ मेले में जाने के लिए कहते हैं तो सभी तैयार हो जाते हैं और अगले दिन जाने का निश्चय करते हैं। अगले दिन आज सुबह से ही अभी बहुत खुश था क्योंकि उसे मेले में जाने को मिलने वाला था। उसने सारी तैयारियां कर ली अपनी तरफ से और आदि से बड़े चाव से पूछा, भाई मैं तो आज मेले से बहुत सारी चीजें लाऊंगा, आप क्या लोगे? आदि ने अपनी वही पुरानी सादगी दिखाई और कहा, कुछ नहीं, मुझे बस घूमना है। अभी को आदि का ये शांत और गंभीर स्वभाव रास नहीं आया। उसने चुटकी लेते हुए कहा, भाई आप इतने बोरिंग क्यों? थोड़ी तो एक्साइटमेंट होनी चाहिए जिंदगी में। मगर आप आदि ने उसे प्यार से झटका और मुस्कुराते हुए कहा, ओए तू होते एक्साइटेड, मुझे नहीं होना। अभी ने अपना सीना तान कर बड़े गर्व से कहा, वो तो मैं हूँ, आपकी जैसे बोरिंग नहीं हूँ, मैं तो खुल के जिंदगी जीऊंगा। आदि उसकी बातों पर हैरान था कि ये बच्चा इतनी बड़ी बातें सीखता कहाँ से है। उसने पूछा, तू अपनी उम्र से बड़ी बातें नहीं करता, कहाँ से सीखता है तू ये सब? अभी ने अपनी स्मार्टनेस का चश्मा चढ़ाते हुए मजाक में कहा, अब मैं इतना स्मार्ट हूँ तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ भाई? आदि ने उसे पढ़ाई की याद दिलाई और नसीहत देते हुए कहा, तू अपनी स्मार्टनेस पढ़ाई में दिखाएगा तो ज्यादा अच्छा होगा, समझा? अभी का मुंह एक पल में उतर गया और वो खिन्न होकर बोला, क्या भाई आपने इतने अच्छे मूड में क्या पढ़ाई जैसी बोरिंग बातों का नाम ले लिया? आदि ने सख्ती दिखाई और उसे समझाते हुए कहा, ओए पढ़ाई जरूरी है, समझा छोटे, और तुझे तो बहुत पढ़ना है। अभी ने पढ़ाई के नाम पर हार मान ली और भागते हुए आवाज लगाई, ना बाबा ना, मुझे बहुत बोरिंग लगता है पढ़ना, मैं नहीं पढ़ने वाला, आप पढ़ो, मैं चला खेलने और मेले में जाने वाला हूँ, ये बात अपने दोस्तों को बताने जा रहा हूँ, बाय बाय बाय। इतना बोल अभी बाहर भाग जाता है। आदि उसे दूर तक जाते हुए देखता रहा और सिर हिलाते हुए बुदबुदाया, इसका कुछ नहीं हो सकता, पागल है पूरा। पर अगले ही पल भाई के लिए ममता उमड़ आई और वो मन ही मन कहने लगा, मगर बहुत ही प्यारा है मेरा भाई, लाखों नहीं करोड़ों में एक है मेरा छोटू। शाम ढलते ही खुशियों का कारवां मेले की ओर निकल पड़ा। दोपहर के बाद अम्मा बाबूजी आदि अभी और राधिका सभी मेले के लिए निकल गए। आज अभी बहुत खुश था। सभी मेले में पहुंचे। राधिका ने अम्मा बाबूजी को संभाल रखा था और आदि ने अभी का हाथ पकड़ रखा था क्योंकि जैसे जैसे शाम बढ़ रही थी मेले में भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। राधिका अम्मा बाबूजी को लेकर घाट के पास पहुंची क्योंकि संध्या आरती का वक्त हो गया था। आरती शुरू हुई और लोगों का जमावड़ा घाट पर बहुत ज्यादा हो गया। धक्का मुक्की इतनी हो गई कि सभी एक दूसरे से अलग हो रहे थे। मंत्रों और शंखों की गूंज के बीच राधिका का मन थोड़ा विचलित था। इतने में भी राधिका ने अम्मा बाबूजी का हाथ कस के पकड़ रखा था और अपनी नजरें चारों तरफ दौड़ाई जा रही थी। उसे थोड़ी ही दूरी पर आदि और अभी दिखाई दिए। आदि अभी को बहुत ढंग से संभालते हुए आगे बढ़ रहा था। राधिका के मन को तसल्ली हुई कि सब साथ ही है। उसने आरती में ध्यान लगा लिया। लेकिन तभी अचानक नियति ने अपना खौफनाक खेल शुरू कर दिया। अचानक ही एक तेज आवाज से उसका ध्यान टूटा। उसने अपनी चारों तरफ देखा। अफरा तफरी मची हुई थी। सभी लोग इधर उधर भाग रहे थे। तभी उसे किसी का धक्का लगा तो उसने जल्दी से खुद को संभाला और अपनी अगल बगल देखा। उसे कहीं भी अम्मा बाबूजी नहीं दिखे, ना ही आदि और अभी कहीं नजर आ रहे थे। राधिका के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। वो घबरा गई और सभी को ढूंढने लगी, मगर भीड़ इतनी थी कि उसे चलने में भी दिक्कत हो रही थी। सब तरफ भगदड़ मची हुई थी क्योंकि अचानक ही इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में शॉर्ट सर्किट हो गया, जिस वजह से सभी विद्युत उपकरणों में एक के बाद एक धमाके हुए और उस वजह से लोगों की जान खतरे में पड़ गई थी। मंजर किसी डरावने सपने जैसा हो चुका था। सभी अपनी जान बचाकर इधर उधर भाग रहे थे। कुछ समय पहले खुशनुमा चहकता सा घाट अब चीखों पुकारों से गूंज रहा था। देखते ही देखते करंट पानी के संपर्क में आ गया, जिस वजह से कईयों की जानें चली गई। कई लोगों के साथ छूट गई। राधिका का गला सूख गया था। वो चीखना चाहती थी पर शोर इतना था कि उसकी आवाज दम तोड़ रही थी। सभी की रोने की आवाज में राधिका की आवाज कौन सुने? उसका पूरा परिवार न जाने कहाँ गायब हो गया था। वो चिल्लाती, कभी अम्मा बाबूजी को पुकारती तो कभी अपने दोनों बच्चों को आवाज लगाती, मगर उसे कहीं कोई नहीं दिख रहा था। वो भीड़ के बीच पागलों की तरह भटक रही थी। वो पागलों की तरह चारों तरफ अपने परिवार को ढूंढ रही थी, मगर कोई नहीं दिख रहा था। राधिका का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। उसके कदम अब आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। वो बदहवास थी, वही एक जगह पर निढाल हो बैठी। उसके मन में बार बार बुरे ख्याल आ रहे थे, जिसके डर से उसका दिल दहल जाता था। धीरे धीरे रात बीत गई और सुबह हो गई, मगर अब भी उसके परिवार का कोई पता नहीं चल पा रहा था। सफेद सवेरा तबाही की गवाही लेकर आया। बचाव और राहत के लिए पुलिस फोर्स वहां पहुंची और सभी यथासंभव बचाने और जो सही सलामत है उन्हें घर भेजने और घायलों को अस्पताल भेजने का काम जारी था। जो इन सब में दुनिया से जा चुके थे उनकी गिनती जारी थी। न जाने कितने लोग मरे, जाने कितने घायल थे। राधिका वहीं एक जगह बेसुध सी बैठी थी। तभी पुलिस वाले ने आकर उसे हमदर्दी और निर्देश भरे लहजे में कहा, आप यहाँ क्यों बैठी? घर जाइए जल्दी, अभी खतरा टला नहीं है, आपकी जान को खतरा हो सकता है। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ। लेकिन राधिका की आत्मा जैसे पत्थर हो चुकी थी। राधिका को जैसे उस पुलिस वाले की बातें सुनाई ना दे रही हो। वो वैसे ही बेसुध बैठी थी तो पुलिस वाले ने उसके कंधे से उसे थोड़ा हिलाया और दोबारा अपनी बात दोहराई, मैडम चलिए। राधिका ने अपनी सोनी आंखों से उस ऑफिसर की ओर देखा। उसकी आवाज में अजीब सा ठहराव और दृढ़ता थी। राधिका ने पुलिस वाले का हाथ झटक दिया और भरराई हुई आवाज में एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर पुलिस वाला भी कांप उठा। राधिका बोली, मुझे मेरा परिवार चाहिए, मैं अकेले नहीं जाऊंगी, सबको साथ लेकर जाऊंगी। पुलिस वाले ने अफसोस के साथ चारों ओर बिखरी बेजान देहों की ओर इशारा किया और वो कुछ कहने ही वाला था कि तभी अस्पताल से आए एक स्ट्रेचर की चादर हवा से उड़ी और राधिका की नजर किसी की परिचित सी साड़ी के किनारे पर जाने लगी। घाट पर बिखरी तबाही के बीच राधिका के कान जैसे सुन्न हो चुके थे। पुलिस वाला उसे बार बार समझाने की कोशिश कर रहा था, पर राधिका की आत्मा अपने परिवार के बिना एक कदम भी आगे बढ़ने को तैयार नहीं। उसने अपनी सुनी आंखों से पुलिस वाले की ओर देखा और भरराई हुई आवाज में कहा, मुझे मेरा परिवार चाहिए, मैं अकेले नहीं जाऊंगी, सबको साथ लेकर जाऊंगी। पुलिस वाले के चेहरे पर बेबसी के भाव उभर आए।
उसने चारों ओर मची उस भीषण त्रासदी की ओर इशारा करते हुए बेहद धीमे स्वर में कहा, मैडम यहाँ इतना सब हुआ है, आप देख ही रही हो। अब ऐसे में कैसे इतनी जल्दी आपके परिवार को ढूंढें? अब चलिए, हमारी टीम सभी के परिवारजनों की तलाश में लगी हुई है और जल्दी ही आपके परिवार को भी ढूंढेंगे। अगर वो उस ऑफिसर ने अपनी बात पूरी नहीं की थी कि राधिका के भीतर की माँ और बहू एक साथ चीख उठी। उसने आंखों में तेज गुस्सा भरकर उस पुलिस वाले की बात को बीच में काट दी और दृढ़ता से कहा, कुछ नहीं हुआ मेरे परिवार को, समझे आप? मेरे बच्चे, मेरे अम्मा बाबूजी सब ठीक है, आप उन्हें ढूंढिए जाकर, जब तक वो नहीं मिलते मैं कहीं नहीं जा रही। पुलिस वाला जानता था कि इस वक्त तर्क करना बेकार है। उसने एक बार फिर नरमी से समझाने की कोशिश की, मैडम आप समझिए इस बात को, आपकी जान को खतरा है, आप अभी घर जाइए, हम ढूंढ रहे हैं आपके परिवार को। पर राधिका पत्थर बन चुकी थी, उसने कुछ नहीं बोला, बस उसकी आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बहती रही। वो अपनी ही चुप्पी के घेरे में सिमट गई। तभी उस ऑफिसर ने एक अंतिम बार निर्देश देते हुए कहा, चलिए मैडम आप यहाँ से। राधिका जैसे तैसे अपनी हिम्मत बटोर करके और चारों तरफ एक आखिरी उम्मीद के साथ देखते हुए उस ऑफिसर के पीछे पीछे चल पड़ी। ऑफिसर उसे वहां लेकर गया जहां हादसे से बचे हुए बाकी सभी लोगों को सुरक्षित बिठाया गया था। राधिका की नजरें पागलों की तरह हर चेहरे पर ठहर रही थी। वो एक एक भीड़ के चेहरे में अपने परिवार की झलक ढूंढ रही थी, मगर उसे उनमें अपना परिवार कहीं नहीं दिखा। वो अब और ज्यादा परेशान और भयभीत हो गई। इस भयानक सन्नाटे में उसे अपने हमदम देव की याद आई। उसका दिल जैसे बैठने लगा। वो कांपते हुए मन से सोचने लगी कि वो क्या जवाब देगी देव को। उसने तो पूरे परिवार को एक साथ खो दिया है, वो कैसे उनका सामना करेगी? उनके अम्मा बाबूजी की जिम्मेदारी जो देव उसे सौंप कर गए थे, वो उसे निभा नहीं पाई। वो उनके बच्चों को संभाल नहीं पाई। क्या जवाब देगी जब देव उससे पूछेंगे कहाँ हैं उनके दोनों बेटे? इन्हीं खौफनाक विचारों और अपराध बोध के बोझ तले राधिका का शरीर साथ छोड़ गया। सोच सोचकर राधिका वहीं बेहोश हो गई। उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसका इलाज शुरू किया। जब उसे होश आया तो उसके होठों पर पहला शब्द फिर वही था, मेरा परिवार, मेरा परिवार। तभी एक पुलिस ऑफिसर उसके पास आए। उन्होंने बेहद गंभीर स्वर में कहा, मैडम आपकी दी गई जानकारी के अनुसार 2 लोगों के शव मिले हैं। दोनों ही बुजुर्ग हैं, एक महिला और एक पुरुष है। आप चलकर देख लीजिए क्या वो आपके रिश्तेदार हैं। ये सुनते ही राधिका के शरीर का रक्त जैसे जम सा गया। उसकी रूह कांप उठी। उसकी रत्ती भर भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उस ऑफिसर के साथ जाए। मगर जब उस ऑफिसर ने दोबारा आग्रह किया तो वो खुद को किसी तरह संभालते हुए उनके साथ चल पड़ी। वो भारी कदमों से उस जगह पहुंची जहां सफेद चादरों में लिपटे शवों को रखा गया था। वहां पहुंचकर जब ऑफिसर ने एक एक कर उन शवों के चेहरे से चादर हटाई तो राधिका के मुंह से एक ऐसी चीख निकली जिसने अस्पताल की दीवारों को हिला दिया। उसके सामने उसके अम्मा और बाबूजी दोनों ही बेजान होकर पत्थर की तरह पड़े थे। राधिका उन्हें देख खुद को संभाल नहीं पाई और फूट फूट कर रो पड़ी। वो बहुत देर तक उनके निर्जीव शरीरों से लिपटकर विलाप करती रही। फिर उसने अपनी रुलाई रोकी और कांपते स्वर में ऑफिसर से अपने बच्चों के बारे में पूछा। ऑफिसर ने बड़ी सहानुभूति से कहा कि अभी उनका कोई पता नहीं चला और जैसे ही कोई खबर होगी वो उसे बता देंगे। इसके बाद बाकी की कानूनी कार्रवाई पूरी की गई और राधिका को उसके अम्मा बाबूजी की देह सौंप दी गई। राधिका टूटे मन से वहां से बाहर आई और अस्पताल के फोन से देव को संपर्क करने की कोशिश की, मगर ड्यूटी और सरहद के हालातों की वजह से उसकी बात देव से नहीं हो पाई। उसने वहां मौजूद अधिकारियों को सारी जानकारी दे दी और देव को जल्द बताने को कहकर भारी मन से अकेले ही अम्मा बाबूजी का अंतिम संस्कार किया और फिर सोने घर लौट आई। आज राधिका को घर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो बाहर के कमरे में गुमसुम बैठ गई। उसे पूरे घर में सबकी यादें बेतहाशा आने लगी। अम्मा बाबूजी का वो निस्वार्थ प्यार, उसके पहली बार इस घर में आने से लेकर अब तक की सारी छोटी बड़ी बातें उसके जहन में किसी फिल्म की तरह घूम रही थी। उसे अपने दोनों बच्चों की बहुत याद आ रही थी। वो बस एक ही दुआ बार बार कर रही थी कि उसके बच्चे सही सलामत हो। वो बार बार बुदबुदाती, हे भगवान मुझे मेरे बच्चों से मिला दे। वो खुद को बहुत असहाय और कमजोर महसूस कर रही थी। वो यूं ही बैठी पुरानी बातें याद कर रही थी कि तभी अचानक उसे घर के भीतर किसी की सिसकने और रोने की आवाज सुनाई दी। राधिका चौंक गई। वो उम्मीद और डर के साथ घर के कोने में घूम घूम कर देखने लगी, मगर उसे कुछ नहीं दिखा। फिर वो आदि और अभी के कमरे में गई। वहां भी सन्नाटा पसरा था। वो हताश होकर वापस लौटने ही वाली थी कि तभी पीछे से एक लड़खड़ाती हुई आवाज आई, माँ। राधिका अपनी जगह पर ही पत्थर की तरह जम गई। उसने झटके से पलटकर देखा। पीछे अभय खड़ा था, बिल्कुल डरा और सहमा हुआ। उसके शरीर पर कई जगह गहरी चोटें लगी थी जिनसे अभी भी खून रिस रहा था। राधिका ने जब अभी को देखा वो भागकर उसके पास गई, उसे अपने सीने से लगा लिया। दोनों माँ बेटे एक दूसरे को पकड़कर देर तक रोते रहे। राधिका ने उसे बिस्तर पर बिठाया और उसके जख्मों पर मरहम लगाया और जैसे ही वो पट्टी बांधने लगी उसे आदि का ख्याल आया। उसने व्याकुल होकर अभी से पूछा, अभी आदि कहाँ है? तुम दोनों साथ ही थे ना, कहाँ है वो? यही तुम्हारे साथ ही है क्या? इतना बोल वो कमरे में आदि को आवाज लगाकर पागलों की तरह ढूंढने लगी, मगर आदि कहीं नहीं था। उसने अभी को झकझोरते हुए पूछा, अभी कहाँ है आदि? अभी ने रोते हुए बताया, माँ वो यहाँ नहीं है, हम दोनों साथ ही थे, मगर जब वहाँ पर लोग भाग रहे थे तो भाई का हाथ मुझसे छूट गया। मैंने उन्हें बहुत ढूंढा मगर वो कहीं नहीं मिले। मैंने आपको भी बहुत ढूंढा, आप भी नहीं मिली। वहाँ पर बहुत लोगों को चोटें लगी थी। मैंने 1-2 लोगों की मदद भी की पर मुझे खुद बहुत सारी चोट लगी थी। ज्यादा कुछ नहीं कर पाया मैं आप सबको बहुत ढूंढा, आप लोग नहीं मिले तो मैं घर आ गया। मुझे लगा आप लोग मुझे छोड़ के घर आ गए होंगे और यहाँ मुझे कोई नहीं मिला तो मैं यही बैठ के कोने में बैठ गया। मुझे आप लोगों की बहुत याद आ रही थी माँ। भाई ठीक तो हो गया ना? कहते हुए अभी फिर रोने लगा। राधिका ने जल्दी से आगे बढ़कर अपने कलेजे के टुकड़े को गले से लगा लिया। उसे दिलासा देते हुए कहा, हाँ हमारा आदि हमें जरूर मिल जाएगा, तू चिंता मत कर। और रोना बंद कर, ऐसे रोते नहीं है। राधिका अभी को तो चुप करा रही थी पर खुद का दिल अम्मा बाबूजी और आदि की याद में फटा जा रहा था। उस भयानक हादसे को 4 दिन बीत चुके थे मगर आदि का अब भी कोई सुराग नहीं था। राधिका रोज पुलिस स्टेशन जाती पर पुलिस ने अब उसे जवाब देना भी बंद कर दिया था। उन्होंने आदि को सरकारी फाइलों में लापता या मृत घोषित कर दिया था। आदि के खो जाने के गम में छोटा अभी बिल्कुल शांत और गुमसुम हो गया था। उधर जब देव को इस तबाही की खबर मिली तो उन्हें एक पल के लिए विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने खुद को पत्थर किया और अर्जेंट छुट्टी लेकर घर पहुंचे। घर आकर जब उन्हें सारा सच पता चला तो वो खुद को संभाल नहीं पाए। अम्मा बाबूजी और अपने बड़े बेटे आदि को खोने के दर्द ने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया। वो देश के रक्षक थे पर अपने ही परिवार की रक्षा नहीं कर पाए। ये मलाल उन्हें अंदर ही अंदर दीमक की तरह खाई जा रहा था। वो राधिका के पास गए तो राधिका उनसे नजरें नहीं मिला पा रही थी। देव ने उसे करीब खींचकर पूछा तो राधिका फूट फूट कर रो पड़ी। आपकी दी हुई जिम्मेदारी ढंग से नहीं निभा पाई मैं देव, नहीं संभाल पाई अपने परिवार को, अम्मा बाबूजी और हमारा आदि। देव की आंखों से भी आंसू बह निकले मगर उन्होंने खुद को संभाला और राधिका को ढाढ़स बांधते हुए कहा, राधिका तुम्हारी क्या गलती है? किस्मत का लिखा कोई बदल नहीं सकता। हम सब उस ऊपर वाले के हाथों की कठपुतली हैं। तुमने कुछ नहीं किया तो खुद को क्यों दोष दे रही हो?
धीरे धीरे समय बीता पर वो पुरानी खुशहाली नहीं लौटी। इसका सबसे गहरा असर 10 साल के अभी पर पड़ा। उसका यार, दोस्त, भाई सब आदि ही था। वो बिल्कुल टूट चुका था। इस बीच देव भी चीन और पाकिस्तान के साथ छिड़े युद्ध की वजह से जल्दी ड्यूटी पर उसे लौटना पड़ा। जाते वक्त उन्होंने राधिका को समझाते हुए कहा, जैसे ही लड़ाई शांत होती है मैं जल्दी ही लौट आऊंगा, तब तक तुम अपना और अभी का ख्याल रखना। राधिका ने ना चाहते हुए भी भारी मन से देव को विदा किया और देव वापस सरहद की ओर चले गए।